प्राइम मिनिस्टर साहब, मौके की मुनासबत से पूरी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल मुख्तसर से लम्हात में सारी कहानी बयान कर दूं। सर, हम इधर आए तो आपका शुक्रिया अदा करने थे और एक बहुत लंबी लिस्ट शुक्रिया की इस्लामाबाद की गली कूचे में हमने डिस्प्ले की है, तो मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहूँगा। सर, आपने हमें एक विजन दिया था कि आपने नया पाकिस्तान बनाना है और उसकी स्ट्रगल हम आपके कारवां में, मैं देर से शरीक कारवां हुआ, मगर मुझे फ़ख्र है उन दोस्तों पे जिन्होंने 90s से लब्बैक करके आपके कारवां का, मेरा सलाम है उन तमाम सीनियर साथियों के लिए। सर, 25 अगस्त 2018 से आपने उस नए घर की, उस नए पाकिस्तान की, दो नहीं एक पाकिस्तान की तामीर का काम शुरू किया। जब आपने खुदाई शुरू की तो पहले ही 2-4 फुट के नीचे से कहीं से सरे पैलेस निकल आया, कहीं से बैंकरप्ट खजाना निकल आया, कहीं से एबटाबाद की स्कैम और साजिश निकल आई, कहीं से एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स आ गए, कहीं से यूएई के टावर्स आ गए, कहीं से डिफेंस मिनिस्टर का अकामा, वजीर आजम का अकामा, इतना गंद निकलता आया। जब आपने खुदाई शुरू की तो आपने उसके गंद के ढेर को निकाल के नींव ठीक करके अब आपने इमारत शुरू कर दी है। सर, इस 22 करोड़ आवाम के लिए जो 75 मंजिला इमारत आप तश्कील देने जा रहे हैं, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक पेंट हाउस का लेवल रिजर्व करवा दिया। हम आपके मशकूर हैं। आपने हमें सियासी वजूद दिया, आपने हमें सियासी रिकॉग्निशन दी। इस नए पाकिस्तान के सफर में दो नहीं एक पाकिस्तान के सफर की पहली फाउंडेशन आपने यकसा निसाब का अमलन इंदराज करके पहला पत्थर रख दिया। आपने गरीब मिस्कीन के लिए जो इक़दामात एहसास और तमाम दूसरे प्रोग्राम्स के तहत किए, आपने उसका आगाज कर दिया। आपने मुफलिस और गरीब और मजबूर बीमार के लिए सेहत कार्ड देके उस नई इमारत पाकिस्तान के अंदर जो 22 करोड़ लोग हैं उनकी सेहत का ख्याल किया। सर, आपने उनकी फिजा के लिए ग्रीन पाकिस्तान, माहौलियात आलूदगी से बचाने के लिए अच्छी फिजा देने का आगाज किया। सर, उसके बाद आपने इस कौम को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तलकीन की, दर्स दिया। इस्लाम को मजहब के नाम पे इस्तेमाल करने वालों का जनाजा निकाल दिया। सर, आपने इस 22 करोड़ अवाम को और उनकी दिल की धड़कन की नुमाइंदगी करते हुए नामूस रिसालत पे एक दबंग रहनुमा की तौर पे इंटरनेशनल फोरम्स पे आपने वो रिप्रेजेंटेशन की कि आज उसके कायल मॉस्को में भी बैठे हैं, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स में भी बैठे हैं। सर, आपने इसके अलावा जो तामीर और तरक्की और नए पाकिस्तान की मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए आपने एफबीआर के थके हुए महकमे से भी डबल रेवेन्यू कर दिया। आपने बंद टेक्सटाइल को खोल दिया, सरप्लस प्रोडक्शन कर दी। सर, आपने पाकिस्तानियों को अपील की, मुझे याद है रोशन डिजिटल को सिर्फ 18 माह हुए हैं, $4.25 अरब आपकी कॉल पे पाकिस्तान आ चुके हैं। सर, आपके कहने पे 35% रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। सर, आपके कहने पे ये 5% ओवरसीज
5% ओवरसीज, 10% जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे फख्र है कि आपने हमारे लिए सर इतना किया है, हम आपके मशकूर हैं। मैं चलते चलते सिर्फ इतना कहूंगा सर, 65,000 इलेक्टेड नुमाइंदगान के, उनके मेंबरान के नुमाइंदगान इधर मौजूद हैं। अगले 1.5 साल में 100 से ज्यादा हलकों में आपने जो हमें वोट का इख्तियार दिया है, 100 से ज्यादा हलकों में आपकी डिप्लॉयमेंट होगी ओवरसीज वोटर एडवाइजर्स इन 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और ओवरसीज मुल्कों में 100 से ज्यादा हलकों में ओवरसीज वोटर मोबिलाइजर्स होंगे करस्पॉन्डिंग नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इंशाअल्लाह ताला आपके इस सफर में हम आपके शाना बशाना खड़े हैं और आपको कहीं ना उम्मीद नहीं करेंगे। माई ऑनर टू वेलकम यू प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रियार साहब। यहाँ पे तशरीफ रखते हैं एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज अयूब आफरीदी साहब, और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज मखदूम तारिक महमूद साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी वो जो 30 साल का जो गंद है वो तो अभी साफ नहीं किया, लेकिन 3 सालों में उस गंद को इकट्ठा कर दिया और अब वो जो कूड़ा इकट्ठा हो गया है अब फेंकना बाकी है, और पूरी कौम उस कचरे को फेंकेगी। जबरदस्त आगे बढ़ेंगे क्योंकि सबको शिद्दत से इंतजार है इमरान खान साहब के खिताब का। मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे असद उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दुनिया से आए हुए 25 ममालिक से आए हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को और बाकी तमाम शुरुका को मेरी तरफ से सलाम। एक तो ये मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े दिनों के बाद मुझे ये पहनने को मिला है, दिल में तस्कीन हो रही है। अच्छा जी, 3-4 बातें मैं बड़ी क्विकली बात करूंगा, उसके बाद जाहिर है सब प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए आए हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, मैं ये बात करना चाहता हूं कि इन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान के लिए हमारे पहले 3.5-4 साल में क्या किया जी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी, उनके 10 सालों में हमारी जो तरसीलात आती थी बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास से, उसमें 13.4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। हमारे पहले 4 साल के अंदर 10 साल में 13.4, पहले 4 साल में 14.8 अरब डॉलर का इजाफा कर दिया इन लोगों ने जो बैठे हुए हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं वो भी मैं इसके ऊपर क्विकली करता हूं, लेकिन दूसरी चीज ये जाहिर है ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं भी बाहर रहा हुआ हूं, मैंने कनाडा में नौकरी की हुई है, तो सबसे ज्यादा जो शदीद ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात सुनने को मिले, लोग वहां पर जो बात करें वो पाकिस्तान की कोई तारीफ करें। मैंने चंद चीजें जरा सा आपको याद दिलाने के लिए कि क्या बोलती रही है दुनिया, इससे पहले क्या बोलती थी वो आपको पता है। डेली मिरर की स्टोरियां, सरे महल की स्टोरी, कौन सा लीडर जो है उसके चोरी के हार निकल आए, किसके चोरी की कोई पैलेस निकल आया, ये खबरें लगती थी पाकिस्तान की। या ये खबरें लगती थी कि किस तरह पाकिस्तान के लीडर दोगले हैं, खुद ही ड्रोन अटैक कराते हैं और खुद ही चुप कमरे में कहते हैं कि कर दो और बाहर आके कहते हैं नहीं करो। अब क्या खबरें लग रही हैं? मैंने सिर्फ 3 एरियाज पे किए हैं। सबसे पहले इजाजत, जिस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा मैंने काम किया बजाते खुद डायरेक्टली, लेकिन पूरी कौम का वो एफर्ट था, कोविड रिस्पॉन्स। सारी दुनिया एक ही चैलेंज फेस कर रही थी। दुनिया क्या कहती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों कहती हैं
कि 5 दुनिया के बेहतरीन ममालिक जिन्होंने कोरोना का मुकाबला किया उसके अंदर पाकिस्तान शामिल। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सदर कहता है कि दुनिया पाकिस्तान से सीख सकती है। लैरी समर्स, फॉर्मर चीफ एडवाइजर टू दी यूएस प्रेसिडेंट, कहता है कि अगर अमेरिका ने कोरोना का मुकाबला वैसे किया होता जैसा पाकिस्तान ने किया है तो $10 ट्रिलियन अमेरिका के बच सकते थे। अगर अमेरिका पाकिस्तान की तकलीद करता। बिल गेट्स आए थे अभी सबके जाने पहचाने, विजिट करके गए, वापस जाके उन्होंने रिपोर्ट वहां से आई और फिर उन्होंने मुझे खत भी लिखा। 2 इदारे उन्होंने विजिट किए। एनईओसी हेल्थ मिनिस्ट्री का हमारा फैसल सुल्तान साहब लीड कर रहे हैं और दूसरा एनसीओसी। उनके अल्फाज में अंग्रेजी में बता देता हूं, उनके अल्फाज हैं कि दोनों इदारों को देखकर आई वॉज ब्लोन अवे बाय द क्वालिटी ऑफ वर्क विच इज बीइंग डन। दुनिया के कामयाब तरीन लोग कह रहे हैं कि हम दंग रह गए पाकिस्तान में जैसा काम हो रहा है। एनवायरमेंट, बोरिस जॉनसन, यहां पे इंग्लैंड का भी डेलीगेशन आया हुआ है, चिकू भाई बैठे हुए। बोरिस जॉनसन कहता है दुनिया ने अगर सीखना है किसी से, अगर कोई दुनिया में मिसाल है कि ये एनवायरमेंट की खराबी जो हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे कैसे मुकाबला करना है, तो दुनिया को इमरान खान से सीखना चाहिए। बरतानिया का वजीर आजम कह रहा है। यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंटल प्रोग्राम हमें पाकिस्तान को फॉरेस्ट्री का ग्लोबल चैंपियन कह रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है 4 मुल्क दुनिया में अगर हैं, अगर क्लाइमेट चेंज में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान उसमें से एक है। एहसास का प्रोग्राम, एहसास के प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक कहता है दुनिया के 3 बेहतरीन प्रोग्राम सोशल प्रोटेक्शन के जो चल रहे हैं, वो उसके अंदर पाकिस्तान का एहसास का प्रोग्राम है। लेकिन इसमें सब में कॉमन चीज क्या है? ये 3 मैंने मुख्तलिफ आपको मिसालें दी, ये कॉमन चीज क्या है? क्योंकि ये तमाम जो फैसले किए गए, चाहे वो कोरोना से कैसे मुकाबला करना है, या ये एहसास का प्रोग्राम कैसे चलाना है, या ये माहौलियात के साथ कैसे हमने डील करना है, ये फैसले मुल्क का वजीर आजम नहीं ले रहा। ये फैसले मुल्क का एक लीडर ले रहा है जो अपने अगले इलेक्शन को नहीं देख रहा, आने वाली नस्लों को देखकर फैसले कर रहा है। हम नए पीएम साहब, जब मैं आई थिंक मैंने शायद आपको बताया था, हम सऊदी अरेबिया गए जी, पहला हमारा विजिट था सऊदी अरेबिया। मैंने वो फोन किया रूम सर्विस से, मैंने चाय मंगाई तो पता चला नीचे कुछ शबाज गिल के ग्राही होंगे, फैसलाबादी 2 लड़के पहुंच गए जी ऊपर चाय लेकर। वो कहते हैं जी हमें इतनी खुशी हो रही है पिछले 2 दिन से, वरना जब भी पाकिस्तान से कोई आता था ना जी, तो वो सब हमें यहाँ पे अरबी लोग कहते थे कि कुछ और आ गए। सर 2 दिन से सब लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छे और दयानतदार लोग आए हुए, उनका चेहरा आपको देखने का काबिल था। अच्छा सर, तीसरी चीज पे आते हैं, थोड़ा सा आपके लिए, क्योंकि आप मुझसे बाहर रहते हो, मुझे पता है कि दिल आपके इधर ही धड़कते हैं, लेकिन जस्ट रिमाइंडर, मोटी मोटी चीजें अचीव क्या किया है। ये फैसल जावेद कह रहे थे कि 30 साल का गंद अभी साफ नहीं हुआ है। फैसल जावेद साहब, बहुत गंद साफ हो गया है, उसके ऊपर बहुत बड़ी इमारत बन गई है। कुछ मैं आपको मिसालें देता हूं। मैंने आपको तरसीलात का बताया, अब ये जरा सुने एक्सपोर्ट्स का, ये आप ही के मुल्कों के अंदर जा रही है जहां पे आप रहते। ये सुन, जो मेरी बात सुनता है वो सुन के हैरान और परेशान रह जाता है। 10 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, 10 साल में हमारी तमाम एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा गुड्स एंड सर्विसेज की 6.6 अरब डॉलर। 10 साल में 6.6 अरब डॉलर। सिर्फ इस साल 2021-22, अभी हम कोरोना से पूरे बाहर नहीं निकले हैं, अभी IMF के प्रोग्राम के अंदर हमें 10 साल में 6.6 अरब डॉलर, और सिर्फ इस साल में हमारी बरामदात में इजाफा 7.5 अरब डॉलर होने जा रहा है। 10 साल एक तरफ और इमरान खान का 1 साल एक तरफ। हमारी बहुत सारे आप लोग जो हैं, आप भी इलाके, आपके गांव होंगे देही इलाकों के अंदर, 5 बड़ी फसलें होती हैं पाकिस्तान की। पिछले 2 साल के अंदर 5 में से 4 फसलों की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसलें गंदम, चावल, गन्ना, मकई, चारों की रिकॉर्ड फसलें हुई हैं पिछले 2 साल के अंदर। IT एक्सपोर्ट्स आजकल के नौजवानों के लिए क्रिटिकल,
पिछले 15 साल से सुन रहे हैं बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा पोटेंशियल है। वो फंसी हुई 1.1 1.2 बिलियन डॉलर। पिछले साल 47% इजाफा एक्सपोर्ट्स के अंदर आईटी की, इस साल उसके ऊपर मजीद 33% इजाफा। नया पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूं जी, कल मैंने आपके साथ मैंने आपको तफसील में समझाया था कि पाकिस्तान किस दोराहे पे खड़ा हुआ है और क्यों पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। मैंने आपको तफसील से बताया था। मुख्तसर में दोबारा दोहराना चाहता हूं, मैं तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा। हम मुश्किल मुल्क के अंदर रहते हैं, बेतहाशा चैलेंजेस हैं, खतरनाक खित्ते में रहते हैं। हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। हमसे 6 गुना बड़ा दुश्मन जो है वो हमारे दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ है। इस मुल्क के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, इन चैलेंजेस से मुकाबला करना है, तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि कौम मुत्तहिद हो। पूरे पाकिस्तान में गवादर से लेके खुंजरात तक, आप चरसद्दे से चले जाएं कराची तक, एक लीडर है जो पाकिस्तान को सियासी तौर पर इकट्ठा करता है, जिसके नाम के ऊपर हर पाकिस्तानी लब्बैक कहता है, वो इमरान खान है। बाकी सारे के सारे रीजनल लीडर हैं, कोई कौमी लीडर नहीं है। दूसरी चीज जैसे मैंने कल बताया था, मैंने सोचना शुरू किया कि ये कितने सालों के बाद हुआ है, और मैं आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि कायद आजम और लियाकत अली खान के बाद ये पहली दफा हुआ है 70 साल में पाकिस्तान की तारीख में कि एक ऐसा नेशनल लीडर आया है जो रियासत के तमाम सतूनों को यकजा करने में कामयाब हो गया है। फौज भी चैलेंजेस के अंदर मदद कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी साथ काम कर रहा है। क्योंकि ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा। क्योंकि इमरान खान की कोई चोरी नहीं है जिसको उसने छुपाना है। इसलिए इन्होंने इदारों को कमजोर नहीं करना, इदारों को मजबूत करना है। तो आज के जो हालात हैं उसके अंदर हर शख्स को मुल्क की जरूरत होती है। कोई पैदा होता है जिसकी मुल्क को जरूरत है, और आज पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। मैं आखिर में वजीर आजम साहब, जाती बात करना चाहता हूं। आज से 10-11 साल पहले जब आप मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, उसको छोड़ के आपके साथ आऊं, तो मुझे याद है एक मैसेज आपने भेजा और आपने कहा कि असद, तुम्हें एक बड़े चैलेंज की जरूरत है। आज खास तौर पे जिस दिन से ये अदम एतमाद आई है, मैं पहले से ज्यादा कन्विंस हूं। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि अल्लाह ताला का कोई बड़ा प्लान है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें लाके इमरान खान के साथ खड़ा किया है। तो आपके लिए और तमाम सुनने वाले पाकिस्तानियों के लिए, चाहे दुनिया में कहीं पे भी बैठे हों, आपके लिए पैगाम बड़ा सादा सा है। घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि डट के खड़ा है अब इमरान। ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। की रजा हिस्सा, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। बनकर संग हो जी।
आप तैयार हो? आपकी कांपे तो नहीं टांग रही? जब आप लोग यहां पाकिस्तान पहुंच रहे थे, तो जब इस्लामाबाद आप आए 4 दिन पहले, तो यहां आप देख रहे थे कि यहां तो कोई कह रहा था कि कांपे टांग रही हैं, कांपे टांग रही हैं। लेकिन एक चीज आप सबको पता है, असद साहब ने बड़ी डिटेल में बात की, लेकिन शायर ने उसको एक छोटे से शेर के अंदर समो दिया है कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा वो इमरान खान, वो इमरान खान। न शेर की दहाड़ से, न तीर की दहाड़ से, न किसी की यलगार से, इमरान डरता है सिर्फ अपने परवरदिगार से। जो इस कौम की खुददारी है, इज्जत नफ्स है, इसको इमरान खान साहब ने बहाल किया। इमरान, वो वीडियो चलाएं कि ये इमरान खान साहब ने बहुत अरसा पहले जब पॉलिटिक्स शुरू की, तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो एक वादा किया आपसे। आपने फैसला करना है ये वादा सुन के कि क्या जब वो वादा किया था तो उसको निभाया या नहीं। ये मैं आपसे पूछता हूं इस वीडियो पैकेज के बाद। खुददारी वीडियो लगाई। आपको बिल्कुल इंशाल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैंने जब 23 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था, मैंने एक चीज कही थी कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। हमारी तहरीक इंसाफ, अगर आप इसकी फॉर्म देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्ताईन, और वो इसलिए कि जो भी तारीख ज्वाइन करना चाहता है, आपने किसी भी इंसान के सामने झुकना नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और ये भी मेरा आपसे वादा है, आज तक ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं। पाकिस्तानियों, कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. इमरान खान वो लीडर जिन्होंने इस कौम की इज्जत नफ्स को बहाल किया, सेल्फ इस्टीम को बहाल किया, इस कौम की खुददारी को बहाल किया, इस कौम की खुद मुख्तारी को बहाल किया। और आज जो इमरान खान के खिलाफ है, जो तहरीके अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, ये इस्लाम मुखालिफ हैं, ये अमन मुखालिफ हैं, ये पाकिस्तान मुखालिफ हैं, ये इमरान खान मुखालिफ नहीं, ये कौम मुखालिफ हैं, ये इस अवाम के मुखालिफ हैं। वो लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा के अंदर मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, हकूक के लिए आवाज उठाई, जिसने पूरी दुनिया को इस्लाम का असल चेहरा पेश किया, वो लीडर जिसने अक़वाम आलम में इस्लामोफोबिया और रसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ आवाज बुलंद की, वो लीडर जिसने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का क़याम रखा, जिसने कश्मीर के मुकदमे को उठाया। आप सब ने मेरे साथ मिलकर वेलकम करना है। और ये जो फुटेज अभी आपने देखा, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल वन एरिना, वो जो इवेंट हुआ था, यहाँ पे वो टीम भी मौजूद है। तो आप सब ने, आपको मैंने तैयारी करवाई हुई है, आपने मेरे साथ मिलकर आज इमरान खान साहब को हम बुलाएंगे, आपने वहां से रिपीट करना है, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप,
ऑपोजिशन के लिए तूफान हैं आप, पाकिस्तान के खान हैं आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान हैं आप। إياك نعبد وإياك نستعين मैं थोड़ी खामोश मैं सबसे पहले आज ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। अब तक हमें आलमी सतह पे एक महंगाई का समुंदर आया हुआ है, तो सारा वक्त हमें बोझ पड़ा रहता है किस तरह हम लोगों के आसानी पैदा करें, किस तरह महंगाई कम करें। ये सारा वक्त मेरी और मेरी टीम सोचती है कि क्या क्या हम हरबे इस्तेमाल करें। लेकिन जब से ये थ्री स्टूजेस को लोगों ने इनकी शक्लें जब देखी है ना, इन्होंने जब अपोजिशन में अदम एतमाद किया है, तो अब लोग देख रहे हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, एक तरफ सुन ले दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, मैंने एक मिनट सुने मैंने ये अब अपने लोगों से कहा, मैंने कहा देखो इन्होंने मेरे लिए इतना मेरे ऊपर एहसान किया है कि मैं इनको अब बुरा भला नहीं कहने लगा। सिर्फ तो एक तरफ सुन तो लो, एक तरफ नहीं मैं सबको अब जरा सुने तो ले, मुझे इनका शुक्रिया तो अदा करने दें। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया, इन्होंने महंगाई भुला दी है, मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। इसलिए मुझे इनका शुक्रिया अदा करने दें प्लीज। पहले मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज आपके पास आने लगा हूं, पहले मैं जरा शुक्रिया अदा करूं ना इनका। जैसे ही लोगों ने देखा कि ये तीन शक्लें, एक तरफ फजलुर रहमान, सुन ले, अब जरा सुने। अच्छा, मैं सोच रहा था कि 10 दिनों में एकदम ये मुल्क बदल कैसे गया है। मैंने बड़ा रात को सोचा, मैंने कहा ये हुआ क्या है कि एकदम सारी मेरी पार्टी खड़ी हो गई, सारा मुल्क सब कुछ महंगाई भूल गया है। फिर मैंने जब गौर किया तो अब देखें हुआ क्या है। करना तो सब अल्लाह का है, एक प्लान इंसान बनाता है, दूसरा अल्लाह बनाता है, सब जानते हैं कामयाब एक ही होता है। तो इन्होंने तो अब ये जब तीन इकट्ठे हुए थ्री स्टूजेस, तो जो नून लीग है
नवाज शरीफ के लोगों को इन्होंने 20 साल ये बताया कि जरदारी से करप्ट आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। 2 दफा उसे जेल में डाला। उधर जरदारी ने पीपल्स पार्टी को यह बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। उसके ऊपर हुदैबा पेपर मिल का केस बनाया। वो क्या था कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके, चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते थे, उधर फेक अकाउंट से वापस पैसा लेके आते थे। ये केस था, ये जरदारी ने इसके ऊपर बनाया था शरीफों पे। और फजलुर रहमान को डीजल नून लीग ने शुरू किया था कहना। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। और डीजल इसलिए कि वो डीजल के परमिटों पे पैसे बनाता था। अब ये सुने जरा, फजलुर रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं। नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजलुर रहमान डीजल है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को चोर समझती है और इसको डीजल। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं तो मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मिनट, अभी नारे नहीं लगाना क्योंकि बड़ा जरूरी है मैं आपसे बातचीत कर लूं, क्योंकि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर बात करना चाहता हूं। देखें, ये अल्लाह का खास करम हुआ है इस मुल्क पे कि ये तीनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने फैसला किया अदम एतमाद की तहरीक करने का, वो मेरे खिलाफ वो करने का। तो मैंने उस दिन, आप यकीन करें, मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। इसलिए एक मिनट, अभी वही शोर नहीं, मैंने इसलिए किया कि मैं तंग आ गया था। 3.5 साल जब से हुकूमत आई है, कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सिलेक्टेड है। तो अब जो ये तीनों इकट्ठे होके इन्होंने जो किया है, ये अब कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। और जो सुने जरा, सुने देखें, इन्होंने वो काम कर दिया कि मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये गलत फहमी में पढ़ के कि जी शायद कौम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम को जानते नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी ने सियासत तो सही की नहीं है। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पे सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। शहबाज शरीफ टोकरे का फल लेके जाता था रिश्वत देने के लिए, वो ऊपर आ गए। इन्होंने मेहनत कौन सी की है? इनको तो बाहर से उठा के सिलेक्ट करके इनको बना दिया। जरदारी ने एक जाली पर्चा दिखा के वो बन गया। इन्होंने मेहनत कब की है? और फजलुर रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है, इन्होंने क्या मेहनत की है? हम ये अभी आपने पूरी फिल्म देखी, एक पार्टी ने ग्रास रूट से खड़े होकर थोड़े से लोगों के कैंपेन करके अवाम में जाके मेहनत करके मारे खा के मुश्किलें देख के हम यहां पहुंचे हैं। ये कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और अवाम की एक चीज ये समझ जाए, लोग मुश्किल वक्त, आलमी महंगाई, इसके अंदर लोग मुश्किल में तो हैं, लेकिन ये इनको गलत फहमी होगी है क्योंकि लोग मुश्किल में हैं, लोग इन 3 चेहरों की करप्शन भूल चुके हैं, ये गलत फहमी में पड़ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अज़्म एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। अच्छा,
मैं जरा अब ओवरसीज पाकिस्तानी देखिए, क्योंकि मैं भी कोई 20 साल ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूं। मैं बाहर क्रिकेट खेलता था, बाहर कमाई करता था। मेरा क्रिकेट की वजह से और फिर शौकत खानम की वजह से मेरा सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ राब्ता रहा। मैं उनकी मुश्किलें जानता हूं, मैं उनकी कंट्रीब्यूशन जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि जब ये एक पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाता है तो उसको अपना मुल्क याद आता है, उसको फिर अपने मुल्क की सही माने में पता चलता है कि ये मुल्क कितना बड़ा अल्लाह का तोहफा है। फिर वो अंदर से उसको तकलीफ होती है कि हमारा मुल्क क्यों नहीं ऊपर जाता, दुनिया ऊपर जा रही है, हमारा मुल्क क्यों पीछे रह गया। उसको दर्द होती है इसकी। वो जब देखता है कि हमारे लीडर चोरी कर कर के पैसा लंदन में बड़े बड़े महलात लेते हैं, उसको ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसने मेहनत से पैसा कमाया होता है। उन्होंने 12-12 घंटे काम किए होते हैं जब बाहर जाके कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाले, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, उनकी तालीम दे। इसलिए वो जब देखते हैं कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर में, जब यहां से चोरी करके पैसा वहां लेके जाते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, कैसीनोज में रात को ये भरे हुए होते हैं, जुआ खेलते हैं, तकलीफ होती है। वो मेहनत करते हैं, ये अपने मुल्क का चोरी का पैसा बाहर लेके जाते हैं। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी वहां से कमाई करके पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, जिसकी अभी असद उमर ने आपको बताया कि रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं हमारे दौर में, और उसके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है। तो ये वहां मेहनत करके पैसा पाकिस्तान लाएं, वो यहां से चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके जाएं और याशी करें वहां, ये और इनके बच्चे। इनको तकलीफ होती है। हमारे वो मेहनत कश पाकिस्तानी वो जब देखते हैं, एक तकलीफ ये होती है कि चोरी के पैसे में याशी कर रहे हैं, दूसरी तकलीफ ये होती है कि ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बाहर जाते हैं और ये बाहर महलों में रहते हैं तो सारे उनकी हुकूमत के लोगों को, उनके वजीर आजम को, सबको पता होता है कि इनके पैसे किधर किधर पड़े हैं और कितना चोरी का पैसा इनके पास है। आज रूसियों का, जो रूस के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको ओलिगार्क्स कहते हैं, इनके सारे पैसे जब्त हो रहे हैं, इनके ऑफशोर अकाउंट जब्त हो रहे हैं, क्योंकि उनको गुस्सा है रूस के ऊपर। उसकी वजह से ये इनके सारी प्रॉपर्टीज, असासे, जायदाद वो जब्त कर रहे हैं, और इनको भी यही डर है। ये जो बड़े इस वक्त, ये जो खास तौर पे 2 बड़े खानदान जिन्होंने यहां से चोरी करके अरबों डॉलर इनका बाहर पड़ा है, ये सिर्फ यही नहीं कि चोरी करते हैं, इनका चोरी का पैसा हमारे मुल्क को गुलाम कर देता है। वो कभी भी सर उठा के बात नहीं कर सकते बाहर के लोगों के साथ। अगर उनको भी पता है दोनों को कि इनका चोरी का पैसा है, चोरी का पैसा इनको गुलाम बना देता है। जब आप देखते हैं कि जनाब वो पाकिस्तान का वजीर आजम ओबामा के सामने बैठा हुआ है, काम पे टांग रही हैं, और जी के नाराज ना हो जाए, वो मेरे मुंह से कोई गलत ना निकल जाए, और गलत क्या निकले कि वो ओबामा को मिसेस ओबामा कह देता है गलती में, घबरा के। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त वो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग में वो इनको पकड़ सकते हैं। और ये वजह है कि 22 करोड़ के लोगों को ये गुलाम बना देते हैं। मुझे ये बताएं कि ड्रोन अटैक क्या इमरान खान ही रह गया था
कि यहां जब 400 ड्रोन अटैक्स इनके 10 सालों में हुए, जरदारी और शरीफ के 400 ड्रोन अटैक हुए, मैं क्यों अकेला है? आपने देखा कि हमने मुजाहरे किए, हमने धरने किए, इन दोनों को कोई शर्म नहीं आई कि आपकी बमबारी हो रही है, आप उनके लिए जंग लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहे हैं, और वहां औरतें बच्चे मार रहे हैं। आपको कोई शर्म नहीं आई कि वो पाकिस्तानी थे? आपको कम से कम इतना ही मुंह से बोल देते कि दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता किसी को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनना। ये हर दुनिया के कानून के खिलाफ है। और मैं जब मिसाल देता हूं लोगों को कि हमारा जो दहशतगर्द बैठा है लंदन एजवे रोड पे, अगर हम उसके ऊपर ड्रोन अटैक करके मारे, वो इजाजत देंगे? नहीं देंगे वो, क्योंकि उनको मुल्क में कानून है। वो अपने मुल्क में किसी को कानून तोड़ने नहीं देते। तो मैं एक पहले सबको एक बात कर दूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, मैंने कभी आज तक ना मैं एंटी अमेरिकन हुआ हूं, ना एंटी बरतानिया हूं, ना एंटी इंडिया भी नहीं हूं मैं। वो तो कोई जाहिल आदमी हो जो एक पूरे मुल्क के खिलाफ हो जाए, उससे तो बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किस्म के लोग बसते हैं मुल्क के अंदर। आप एक मुल्क के एंटी कैसे हो सकते हैं? आप उनकी पॉलिसीज के एंटी हो सकते हैं। अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के मैं पहले दिन से खिलाफ था, मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा। मैं इराक की जंग के खिलाफ मैंने लंदन के अंदर मुजाहरे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर शिरकत की है। बरतानिया के अंदर लाखों लोग उन्होंने मुखालफत की, जो कि इराक की जंग में जा रहा था एक झूठ के ऊपर, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे। मैंने उनके साथ शिरकत की। तो बरतानिया में आप कैसे कह सकते कि मैं एंटी यूके हूं, क्योंकि उन पर बहुत बड़ी अक्सरियत ने उसकी मुखालफत की थी। आज हिंदुस्तान के अंदर जो ये हिंदुत्वता, इनकी जो ये फिलॉसफी है कि हिंदू रेस सिर्फ इंडिया हिंदुओं के लिए, बाकी वो बराबर के शहरी नहीं, मुसलमान, खास तौर पर मुसलमान और फिर क्रिश्चियंस। तो ये तो मुझे पता है, मैं इंडिया को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है वो हिंदुस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। बहुत बड़े लोग हैं ऐसे, डरे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि फैशिज्म है वहां, खौफ है वहां, मीडिया के ऊपर खौफ है, जजेस के ऊपर खौफ तारी किया हुआ उन्होंने, एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है वहां। लेकिन मैं एंटी इंडिया तो नहीं हूं। हम भी दुआ करते हैं कि वहां कोई सही लीडरशिप आए ताकि वो हिंदुस्तान में कश्मीरियों को हकूक दे, वहां मुसलमान हैं, वहां उनको बराबर का शहरी बनाए। हम भी ये दुआ करते हैं। और अगर वो कश्मीर में जो उन्होंने कदम उठाया था 5 अगस्त 2019 का, वो वापस लेते हैं तो हम फिर उनसे अपने ताल्लुकात नॉर्मल कर सकते हैं और बातचीत पे मसले हल कर सकते हैं। तो मेरी मुखालफत तो ये थी कि आपने अपने लिए और कानून बनाए हुए हैं। अपने मुल्क में तो आप इजाजत नहीं देते ये बमबारी करके लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर। तो हमारे मुल्क में आप ये कह रहे हैं 400 ड्रोन अटैक्स, कितने लोग उसमें मारे गए, कितनी औरतें बच्चे मारे गए, और जिम्मेदारी किसकी थी? इन दोनों की। और ये दो क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं। अगर चोरी के इनको इतना पैसे से प्यार है, ये इस मुल्क को बेच देंगे अपने पैसे को बचाने के लिए। इन्होंने जो हिंदुस्तान से नवाज शरीफ ने जो किया है, आप सोचें कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बरका दत्त बड़ी सहाफी है, उसने मुझे अपनी किताब भी दी हुई है। उसने कहा कि अपनी फौज से डर के नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ छुप के मीटिंग कर रहा है, अपनी फौज से डर के। यानी ये सोचे, इससे जरा गौर करें ना। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। आज आप जरा हाल तो देखें,
एक मिनट सुने जरा, मुसलमान दुनिया के हाल देखें, आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं। सीरिया को लो, शाम लो, लिबिया लो, अफगानिस्तान से क्या हुआ है, इराक में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हुआ, यमन में, सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। और इस फौज के पीछे अब जरा सुने, ये दो मेमो गेट क्या था? जरदारी वहां हुसैन हक्कानी जो एम्बेसडर इसने रखा हुआ था अमेरिका में, वो जाके मैसेज देता है अमेरिकन फौज के हेड को कि जरदारी को पाकिस्तानी फौज से बचा लो। ये मेमो गेट था। अब हैरत सोचे ना कि एक आदमी उनको ये कहता है कि अपनी फौज से, इसको एम्बेसडर कहता है कि अपनी फौज से, पाकिस्तान की फौज से जरदारी को बचा लो, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, डॉन लीक्स क्या थी? हिंदुस्तान को पैगाम दे रहे हैं कि जनाब अपनी फौज को, अपनी हिंदुस्तान को यह पैगाम दे रहा है कि हमारी फौज गलतियां कर रही है लेकिन नवाज शरीफ आपके साथ है। वो ओहो बस 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 सुने, वो हर जगह नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी फौज, जब पिछला आर्मी चीफ थे रहील शरीफ, हर फोरम पे वो कहता था कि दहशतगर्दों का सरदार है, और नवाज शरीफ वो कहता था ये तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। आप सोचे कि मुझे कोई कहे कि आर्मी चीफ, कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन समझूंगा। मेरे मुल्क के चीफ को कह रहा है कि वो दहशतगर्द है, मतलब कि मैं, यानी असल में तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फौज दहशतगर्द है, और वो बड़े आराम से उसको शादियों पे बुला रहा है, उधर जिधर जाता था उसको उनके बिजनेस हो रहे थे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात कर रहा हूं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि इस तरह के लोग मुल्क को शर्मिंदा करवाते हैं दुनिया में, करप्शन से इनके ऊपर मजमून क्या लिखे जाते हैं, इनकी करप्शन के ऊपर मजमून आते हैं। जब इनके ऊपर एक आर्टिकल छपता है इंग्लैंड के मेन अखबार में, जिधर जरदारी जाके हाथ मिला रहा होता है उनके प्राइम मिनिस्टर से, और नीचे कैप्शन ही होती है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कह रहे होते हैं कि देख के कि तुम्हारी उंगलियां ना चोरी कर लें हाथ मिलाते मिलाते। ये मुल्क का प्राइम, ये सुन ले, ये इसलिए हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क को उसका वो वकार नहीं बना, उसका मुकाम नहीं बना, क्योंकि इस तरह के लोग थे। मुझे कई इख्तलाफात हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, कई चीज़ें उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि वो एक खुददार लीडर था। वो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा होता था। उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई, मुसलमान दुनिया में लोगों को इकट्ठा किया। वो किसी का गुलाम नहीं था, और इसलिए लोगों को उसके ऊपर फख्र था। हम पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम हैं। हमें यह बताया गया है पिछले 30 सालों में कि जी अगर तो हम अमेरिका हमारे से नाराज हो गए तो तब हम खत्म हो जाएंगे, अगर जी फलाना हमारे से नाराज हो गया तो हम ऐसे करके हमें रख दिया। देखिए, मैं जब क्रिकेट कैप्टन था, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब शुरू की क्रिकेट तो हमारी टीम काउंटी क्रिकेट से खेल के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे हमारे, लेकिन उन दिनों में नई हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज से, तो हमारे टीम के जो सीनियर्स थे उनके ज़हन में ऐसी एहसास कमतरी थी कि मैं जब शुरू में टीम में आया तो मुझे सीनियर प्लेयर कह रहे जी अंग्रेज से हम नहीं जीत सकते, उनकी तो टेक्निक इतनी अच्छी है, उनकी क्रिकेट इतनी अच्छी है, हम तो सीखने आए हैं टूर पे, हम उनसे जीत नहीं सकते।
उसका नतीजा ये होता था कि हम जीते हुए मैच हार जाते थे, क्योंकि पहले से ही हारे हुए होते थे मैच में से पहले कि हम तो जी इनसे जीत नहीं सकते। हम जब जीतना शुरू किया तो हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं थी, अच्छे अच्छे हमारे खिलाड़ी निकल गए थे जब तक मैं कैप्टन बना, लेकिन क्योंकि हमने एहसास कमतरी खत्म की थी, मैंने अपनी टीम को एक चीज समझाई थी कि जब आप कदम रखते हैं तो जब आप टीम मैदान देखते हैं तो पहले ज़हन में डालो कि यहां कोई भी नहीं जो मुझे हरा सकता है। जब तक आपका ये ज़हन नहीं होता आप जीत नहीं सकते। उसी तरह कौम होती है, अगर कौम के अंदर आप डाल दें जिस तरह ये इन्होंने 10 साल अपने मुल्क के ऊपर ही बमबारी करवाई, अपने लोग मरवाए और डरे बात करते हुए कि जी वो नाराज ना हो जाए अमेरिका। देखें, अमेरिका के लोगों को पता है कि जब कोई अपने मुल्क के मफादात के लिए खड़ा होता है वो उसकी इज्जत करते हैं, जब वो उनके पैरों में गिर जाता है उसको इस्तेमाल करते हैं। हम 80 की दिहाई में हमने अमेरिका के साथ मिलके अफगान जहाद लड़ी। जैसे ही वो जहाद खत्म हुई 8-9 साल के बाद रूस और सोवियत यूनियन हार गई, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी उन्होंने। उसके बाद फिर जब 9/11 के बाद उनको हमारी जरूरत पड़ी, जॉर्ज बुश ने कहा कि मैं कभी पाकिस्तान, उसने हमें कहा कि अब इस बारी हम पाकिस्तानी को अबैंडन नहीं करेंगे, पहले हमारे से गलती हुई अब नहीं करेंगे। जो हमारे मुल्क को जिल्लत उठानी पड़ी, ये जो वॉर ऑन टेरर के अंदर 80,000 पाकिस्तानी मरा, 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, इकॉनमी उजड़ गई, कबायली इलाका तबाह हो गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। किसी ने हमारा शुक्रिया अदा भी नहीं किया, किसी ने यह भी नहीं कहा कि पाकिस्तानियों आपने हमारे लिए कुर्बानी दी। उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। अगर हम इस्तेमाल होना चाहें दुनिया हमें इस्तेमाल करेगी, अगर हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे दुनिया इज्जत नहीं करेगी। और मैं आखिर में आपको यह कहना चाहता हूं आज सबको, ओवरसीज पाकिस्तानीज के सामने, पहले तो मैं आपको यह कि आपको हमने वोटिंग राइट दिलवाया, क्योंकि मेरा हमेशा मैं समझता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा असासा है, उनको पाकिस्तान के अंदर उनकी वोट भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा उनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे मुल्क में पैसा भेजते हैं, मुल्क उनकी रेमिटेंसेस पे चलता है, उनको क्यों नहीं शिरकत करनी चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? अगर लोग उनको वोट देना चाहते हैं तो उनको दें वोट। और दूसरी चीज, मैंने ये भी फैसला किया कि अब हम अभी तक तो रेमिटेंसेस भेजते हैं, अब जो मैं चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। उसके लिए हमने क्या किया कि जो भी आप जॉइंट वेंचर करेंगे पाकिस्तानियों के साथ, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जॉइंट वेंचर यहां करेंगे, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 5 साल तक आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। और बाकी सारे जितने आपके प्रॉब्लम्स, आपको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो जो डिजिटल हमने करवा दिया आपका पावर ऑफ अटर्नी, वो हमने आपकी डिजिटल करवा दी है। और इंशाल्लाह हर वक्त आप देखेंगे कि आपके लिए आसानियां पैदा। मैंने अपनी मिशंस को कह दिया है, अपने एम्बेसडर्स को, कि आपका सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की जिंदगी आसान करनी है, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है बजाय मुश्किलात करने के लिए। और मैं आखिर में जो बात कहना चाहता हूं वो ये, मैं चैलेंज करता हूं, ये मैं आज खड़ा चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो हमने 3.5 साल में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल हालात में हमने किया, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने 3.5 साल में इतना ज्यादा काम नहीं किया। और मैं सुन ले जरा, सबसे पहले अब सुने, कभी मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़े।
कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन ही नहीं होती जब तक मुल्क में ज्यादा डॉलर्स ना आए। हमारी एक्सपोर्ट्स, आप सोचें कि पिछले 10 साल में एक्सपोर्ट्स, अभी आसद ने जो बताया, ना बढ़ने के बराबर थी। हमारे से सब आगे निकल गए। 20 साल पहले हम साथ ही थे बांग्लादेश के, वियतनाम के, कैम्बोडिया के, हम इनके साथ साथ थे। सारे हमारे से आगे निकल गए एक्सपोर्ट्स में। मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है। तो अब पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं, और इंशाल्लाह जो अभी फिगर्स आ रही हैं, जो हमारी तवक्को थी उससे भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो चुकी है पाकिस्तान की। रेमिटेंसेस आपकी वजह से रिकॉर्ड हुई है। हमने इंसेंटिव्स दिए लोगों को कि बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भेजें, वो रिकॉर्ड हुआ है। फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुई है, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 6000 अरब तक टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, वो हमने किया है। और ये किस टाइम पे? सारी दुनिया के अंदर कोरोना का अजाब आया हुआ था। जो बर्तानिया में बैठे और जो अमेरिका में बैठे लोग यहां बैठे हुए हैं, आप सोचें आपके ऊपर क्या गुजरी थी, किस तरह के हालात में आपने सामना किया। वह महंगाई आज का कितनी आई हुई है आप सब जानते हैं। हम दुनिया ने, जिस तरह असद ने कहा, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा अहलियत थी, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंस थी इस मुश्किल वक्त से डील करने की, वो टॉप में पाकिस्तान था। और उस दौर में अपने लोगों को भी बचाया, अपनी इकोनॉमी को भी बचाया। 5.6% ग्रोथ रेट हुई, जो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी वाइस प्रेसिडेंट, उसने कहा हमें हैरत है कि पाकिस्तान जिस तरह ऊपर गया। बिल गेट्स ने आके पाकिस्तान के मॉडल की तारीफ की। इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को रखा कि इन्होंने जिस तरह निकले हैं इस मुश्किल वक्त से। और टैक्स कलेक्शन उस वक्त पे 6000 अरब रिकॉर्ड पे लेके गए, अपनी टारगेट से आगे निकल गए। और मैंने जब आया था, मैंने पहले कहा था कि मैं इंशाल्लाह इस मुल्क में 8000 अरब रुपया सालाना इकट्ठा करूंगा टैक्स में। मैं उससे ज्यादा इकट्ठा इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तो हम अपने लोगों पे खर्च करेंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। हमारी जो 4 फसलें थी, जो भी बताया, उससे 4 रिकॉर्ड फसलें हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में। 1100 अरब रुपया गया देहात के अंदर। 65% पाकिस्तान देहात में है। कभी पाकिस्तान के देहात में इतना ज्यादा पैसा नहीं गया। उनको कीमत भी मिली और फसल भी रिकॉर्ड हुई और कीमत भी किसानों को मिली। कभी ऐसे कीमत नहीं मिली। हां, महंगाई हुई, लेकिन जो उनको इजाफी पैसा गया 1100 अरब रुपया, जो इस वक्त खुशहाली, वो रिफ्लेक्ट होता है रिकॉर्ड मोटरसाइकिल सेल्स, रिकॉर्ड ट्रैक्टर सेल्स, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल्स, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया है। रिकॉर्ड इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम जब आए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद में बंद पड़ी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे लोग। आज मजदूर नहीं मिलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। सारी पुरानी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है। ये हमारी पॉलिसीज की वजह से हुआ। आईटी, सारी दुनिया आगे निकल गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें पीछे छोड़ गई। सिर्फ 2 सालों में 75% इंक्रीज आया हमारा आईटी के अंदर, क्योंकि हमने पॉलिसीज चेंज कर दी है। कंस्ट्रक्शन में हमने अपने लोगों को बचाया। 1500 अरब रुपया कभी भी इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन में जनरेट नहीं हुआ जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी। तो मैं आज ये जो सारी ऑपोजिशन को चैलेंज करता हूं, किसी चीज में हमारा मुकाबला करो, हर चीज में हम तुम्हारे से आगे हैं। कहते जी बड़ी महंगाई है। जब ये तीनों बारियां ले रहे थे, पीपल्स पार्टी का जब दौर था, तो तीनों ही पावर में थे, क्योंकि उन्होंने मुक्का करके 10 साल हुकूमत की है। जो पीपल्स पार्टी का 5 साल का दौर था, उसमें हमारे से ज्यादा महंगाई थी। उसके बावजूद कि दुनिया में वो महंगाई नहीं जो आज है। अमेरिका में 40 साल के बाद इतनी महंगाई हुई है, बर्तानिया में 30 साल के बाद। तो उसके बावजूद उनकी महंगाई हमारे से ज्यादा थी। कोई इंडिकेटर ले लो,
हमारी तालीम ले लो, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में यकसा तालीमी निसाब हम लेके आए हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा इस चीज का। और हमारा सबसे बड़ी चीज, मैं चैलेंज करता हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट ने पहली दफा कोशिश की अपने निचले तबके को उठाने के लिए, कभी इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। हेल्थ कार्ड, आप अमेरिका इंग्लैंड बैठे हैं, कहीं भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती पैसे दिए बगैर। ये हम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हर खानदान को हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, मुफ्त हर खानदान को दे रहे हैं। ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता गरीब मुल्कों के अंदर। और इसीलिए ही ये डाकुओं के टोलों को डर लगा हुआ है। इस टोले को डर लगा हुआ है कि ये जो कर रहे हैं आगे तो इनकी दुकानें बंद होने लगी है। 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बन रही हैं। 50 साल पाकिस्तान कोई डैम नहीं बनी। अब पानी बचाने के लिए पहली डैम 2025 में मोमन डैम बड़ी डैम है, 2026 में दासू डैम और 2028 में बादशाह डैम बनेगी, जिससे दुगनी हो जाएगी हमारी पानी की स्टोरेज। उसका मतलब हम और ज्यादा गंदम अपना पानी दे सकेंगे और इलाकों को पानी के नीचे ला सकेंगे। कहने का मतलब आखिर में यह है कि मैं चैलेंज करता हूं अपने मीडिया वालों को, अपने इकोनॉमिस्ट को, इन सारी पार्टीज को, कभी हमारे साथ डिबेट करो। हम आपको साबित करेंगे कि आप तो 30 साल 35 साल बारियां लेते रहे हैं। हमने 3.5 साल में जिस तरह की पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट्स किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। नेशन बिल्डिंग की है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी अपने बच्चों की तरबियत करने के किए है। लोगों को पता चले मुल्क बना क्यों था, सीरत नबी क्या थी, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए, लीडर बना दिया, लोगों को दुनिया की इमामत करवाई। पता ही नहीं हमारे लोगों को कि पाकिस्तान तो बना ही इसलिए था। ये पहली दफा हम अपने बच्चों को स्कूल में बता रहे हैं सीरत नबी क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या था, क्या वजह थी कि उसने अरबों को उठा के दुनिया की इमामत करवाई। और फिर ये याद रखें कि जो हमारे दौर के अंदर हमने दुनिया के अंदर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती होती थी, उनकी शान में गुस्ताखी होती थी। 30 साल फजल रहमान इस्लाम को बेच रहा है। मैंने 3.5 साल में आज प्रेसिडेंट पुतिन के मुंह से निकला है कि आजादी सहाफत के नाम पे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उसने स्टेटमेंट दिया है कि आप आजादी है राय का नाम उसकी पीछे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। ये पहली दफा हुआ है। ये इतनी देर जो दुकान लगाई हुई है इस्लाम की, फजल रहमान मुझे बताएं, आपने एक हेड्स ऑफ स्टेट तो दूर की बात है, आपने किसी उनके चपड़ासी से भी ये कहलवाया है बाहर? आपको पता है आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर आज डिबेट हो रही है और रेजोल्यूशन पास होगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। ये हमारी वजह से है। आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पता है इस्लामोफोबिया क्या है, यहां तो लोगों को नहीं पता। वो जो आप बाहर रहते हैं आपको पता है कि कई दफा सर कवर किया हुआ है और सड़कों के ऊपर बुरा भला को कहते हैं। कोई बात नहीं करता था आज तक। ये मुझे फख्र है कि यूएन में, ओआईसी में, दुनिया में मैंने इस चीज को उठाया और आज इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास की जाएगी इस्लामोफोबिया के खिलाफ।
मैं फिर से आखिर में ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट आपको इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा समझती है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेहतरी के लिए, आपकी आसानियां के लिए और आपको कैसे कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना भी फायदा और मुल्क का भी फायदा करवा सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर तमाम ओवरसीज़ कन्वेंशन से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बड़ा असासा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इन